नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षाओं में जो पूछे गए अभी तक के शिफ्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में नंबरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि नंबरिंग से आपको लगेगा कि इतने ही क्वेश्चंस हुए हैं, इतने में मैंने क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा। लेकिन जब क्वेश्चंस नहीं होंगे आपको पता हो जाएगा कि हाँ, ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे तरीके से आने लगे हैं, समझ में चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, पूरा जरूर देखिएगा और 2 से 3 पार्ट में जरूर देखिएगा। एक बार अगर बैठेंगे 2 घंटे देखने के लिए तो नहीं देख पाएंगे, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 20-20, 25-25 मिनट में देखिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकली ये करेक्ट है तभी दिमाग में जाएंगी। ठीक है, पहला प्रश्न इसी तरीके से थोड़ा सा लेवल नीचे रखते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन सा है? तो याद रखिएगा, समाजीकरण का प्राथमिक कारक की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा है? वो है परिवार। ठीक है, द्वितीय कारक की बात करेंगे तो वह है विद्यालय। ठीक है, परिवार द्वितीय कारक नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्वितीय कारक होगा, यहाँ पर प्राथमिक कारक होगा, तो द्वितीय कारक परिवार नहीं है। विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं है। पास पड़ोस जो है प्राथमिक कारक हैं, इसको भी पता होना चाहिए, तो ये आपका द्वितीय कारक में नहीं आएगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो प्राथमिक कारक में आता है। कहने का मतलब है कि 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वही कहीं ना कहीं परिवार में प्राथमिक चीज़ों को सीखता है, परिवार से सीखता है, पास पड़ोस से अडॉप्ट करता है। लेकिन 2 साल के बाद जब वो बच्चा बाहर निकलने लगता है घर से, ठीक है, जैसे कि विद्यालय जाने लगता है, टीवी वगैरह देखना स्टार्ट कर देता है, तो जब वो दूसरी चीज़ों को टीवी देख करके सीखना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि वो द्वितीय कारक में एंटर कर चुका है। तो जो एज मानी जाती है 0 से 2 वर्ष, जिसको हम लोग शैशव काल भी कहते हैं, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और यहाँ पर आप देखेंगे पियाजे से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जेंडर भूमिका क्या है, यहाँ पर सवाल जब बनेगा तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसीलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जेंडर भूमिकाएं क्या हैं? ठीक है, अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, आनुवांशिक निर्धारित। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मतलब 100 में से मान के चलो 60-70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, जो सेक्स होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग, ठीक है, तो वो जो होगा आपका जैविक संरचना होती है। लेकिन जो आपका यहाँ पर जेंडर देखने को मिलेगा, ठीक है, वो जो होता है आपका सामाजिक संरचना होती है। और सामाजिक संरचना को क्या किया जाता है? लर्न किया जाता है। याद रखिएगा, लर्न बिहेवियर को बोला जाता है जेंडर भूमिका। ठीक है, जन्मजात जो होगा वो आपका कौन सा होगा? आपका लिंग होगा। जैविक संरचना उसी चीज से रिलेटेड है, आनुवांशिकता उसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो तीनों होगा नहीं। जेंडर जो है वो क्या है? अधिग्रहित व्यवहार, लर्न बिहेवियर, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब जैविक संरचना पूछा जाता है तो लिंग जैविक संरचना है, सामाजिक संरचना क्या है? जेंडर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके सोचोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सामाजिक क्या है और जैविक क्या है। ठीक है, चलिए, सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन से प्राथमिक उद्देश्य है, मतलब क्या उद्देश्य है और इससे सवाल बनते हैं दोस्त। तो छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, जहां पर भी तुलना हो वो नेगेटिव है। टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखिए तो देखिएगा जरूर, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। तो मैं अगर आपकी समझ को आंक लेता हूं कि आपको किस तरीके से चीजें अगर सिखाई जाए आप सीख सकते हैं, तो काम ही आसान हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगा कि अब जो आने वाली शिफ्ट है उसके लिए थोड़ा सा मैराथन करना चाहिए, तो मैंने इन क्वेश्चंस को डिजाइन करा उस तरीके से जैसे आपको चीजें समझ में आएंगी, और पाठ्यक्रम को उस हिसाब से मैंने घुमा दिया, और वो चीज आप लोग देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मजा आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपकी समझ को आंकना बहुत जरूरी है कि आप कहां पर हैं, क्या क्या चाहिए आपको। अब पाठ्यक्रम निगेटिव होता है, मैं मानता हूं, लेकिन आगे भी पढ़ लीजिए, तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। देखिए, पाठ्यक्रम निगेटिव है, लेकिन इसको शिक्षा शास्त्र, मतलब एक टीचिंग मेथड के हिसाब से मैं बदल देता हूं और उसको इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं कि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, एक निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव जो होता है वो आपका हावी हो जाता है। लेकिन यहां पर पाठ्यक्रम जो है निगेटिव है, लेकिन बाकी सारी चीजें पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बाकी आगे का देख लेते हैं। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को अलग अलग वर्गीकृत कर दोगे, मतलब कि तुलना कर दिया कि इस बच्चे ने कम नंबर लाया, ये बच्चा ज़्यादा नंबर लेकर के आया है, इनको अलग अलग, ज़्यादा नंबर वाले आगे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे कम नंबर वाले, ये तो गलत हो गया। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, किसी विषय में बोल दो कि तुम बहुत अच्छे हो, किसी में बोलो कि तुमको तो बिल्कुल नहीं आता, गोबर हो तुम बिल्कुल, तो बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना। तो देखिए,
यहां पर पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तीसरा चौथा गलत हो गया। यहां पर ये निगेटिव है लेकिन इसको बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है? ताकि आपके हिसाब से बताया जाए। लेकिन मैंने बोला पॉजिटिव निगेटिव में निगेटिव होता है। लेकिन देखो यार, ये जो है ना जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, जैसे कि तुम अच्छे और साथ में हो गया चोर, तो अच्छा तो है ही लेकिन चोर क्या हो गया? निगेटिव हो गया ना। मतलब कुल मिला जुला के ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन ये ऑप्शन सही क्यों है? ये तो अच्छा चोर है, ये अच्छा, आप मान के चलो ये अच्छा मर्डरर है, ये अच्छा किडनैपर है, तो किडनैपर मर्डर से अच्छा तो चोर ही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब है कि एप्रोप्रिएट आंसर इंपॉर्टेंट है। ये सब गलत हो गए, ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझ को आंकना पॉजिटिव है, बाकी पाठ्यक्रम को हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। चलिए थोड़ा सा वक्त लेकर के चलूंगा दोस्त, चीज़ों को समझाना मेरा मोटिव है। बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं, फटाफट मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का टिक लगा दूंगा, इससे आपको फायदा नहीं है, आपको मेहनत से, मेरा मेहनत बेकार जाएगा इससे, ठीक है। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें किस चीज़ की भावना उत्पन्न होगी? कहने का मतलब है कि आप सीटेट में अगर पास कर जाते हैं तो आप अपने अंदर क्या फील ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि आपने सेल्फ मोटिवेशन से उस चीज़ को अचीव करा है, बाह्य कारकों से तो किया नहीं है, आंतरिक कारकों से किया है। तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? शर्म उत्पन्न होगी, गर्व उत्पन्न होगा, गुस्सा आएगा, उत्कंठा, एंजाइटी। एंजाइटी देख करके लोगों को लगेगा कि यार ये पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। आपको अंदर से गर्व महसूस होगा, यार मैंने कर लिया, मैंने कर दिखाया। अब बात सुपर टेट की बारी है, प्राइमरी शिक्षक की बारी है, केवीएस की बारी है, DSSB की बारी है। अब तो बस सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आंतरिक रूप से आप गर्वान्वित महसूस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा सेकंड। एक और प्रश्न इस तरीके का देखने को मिलता है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? अच्छा प्रश्न है। अब इसके बारे में बच्चे जो है गलती करते हैं, और वो स्वाभाविक है यार, गलतियां ही तो सिखाती हैं ना आपको। तो गलतियों से सीखना होता है, ठीक है ना। गलतियों से अगर सीखोगे तो अच्छी बात है, और गलतियां हो रही है इसका मतलब आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। हमसे भी गलतियां होती है कई बार वीडियो में, जैसे कि एनीमिया से आप देखोगे, एनीमिया जो होता है वो होता है आयरन की कमी की वजह से, लेकिन हमने ऑप्शन में निमोनिया पढ़ लिया, निमोनिया को आयरन की कमी की वजह से बता दिया, जबकि निमोनिया जो होता है फेफड़े का एक संक्रमण होता है, ठीक है। तो गलतियां हो जाती हैं दोस्त, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि गलतियों को दबा दिया जाए, हटा दिया जाए, कि नहीं गलती होना ही नहीं चाहिए। गलतियां होंगी, अगर इंसान हो तो गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका आंसर कीजिए, इसमें गलतियां करेंगे बच्चे, लेकिन देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, बिहेवियरल, व्यवहारात्मक। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान के चलिए कि मुझे आपको कुछ प्रलोभन देना है ताकि आप चीज़ों को सीख सके, तो मैंने आपको क्या कहा कि ठीक है साइकिल दिला दूंगा बेटे, तुम ऐसा काम करो कि तुम अच्छा स्कोर लेकर के आओ, मैं तुमको साइकिल दिलाऊंगा। माँ बाप तो ऐसे ही प्रलोभन देंगे, माँ बाप तो को थोड़ी ना बताया गया कि एनसीएफ, एनईपी, किस तरीके से मातृभाषा, ये सारी चीज़ें माँ बाप को नहीं, माँ बाप को तो भैया नंबर से मतलब है, माँ बाप तो प्रलोभन देंगे। तो वो क्या है? वो व्यवहारिक है, याद रखिएगा। मानवतावादी तो है ही नहीं, ठीक है। मानवतावादी तो आपको पता ही है कि यार वो गरीब को देख करके 100 रुपये दे दिया, आपको लगा कि वो अमीर बन जाएगा, मानवता दिखा दी आपने, वो सारी चीज़ें मानवतावादी हो जाती हैं। संज्ञानात्मक तो इस पियाजे के बारे में बात की जाती है कि दिमाग जैसे जैसे बढ़ता है बुद्धि वैसे वैसे बढ़ती है, इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर कहीं भी प्रलोभन से रिलेटेड तो है नहीं संज्ञान। सामाजिक संस्कृति बाइगोत्स्की इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि समाज में जब बच्चा जाता है तो समाज से सीखता है, यहाँ पर कहीं प्रलोभन की बात ही नहीं है। तो प्रलोभन जो है पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ये एक व्यवहारात्मक है। व्यवहार करता है किसकी तरफ? जब प्रलोभन उसको दिखता है, उसके प्रलोभन पर ही उसका व्यवहार जो है डिपेंड होता है। कहने का मतलब है कि अगर वो बच्चे को साइकिल दिलाने की आप बात करते हैं तो बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही बोलोगे कि साइकिल नहीं आएगी, पढ़ने में कमी कर देगा, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो व्यवहार जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 सेकंड जो होगा वो राइट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आएगा दोस्त, बहुत मजा आएगा। आप चलते जाइए, देखते जाइए कि क्या मजा आने वाला है इस सीरीज में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा यह सुझाई रणनीति कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। जैसे आपने भी ऐसे अपने फ़ोन नंबर से याद किए होंगे, एक बारी में 10 नंबर तो कोई याद नहीं कर सकता, 2, 3, 3, 4 के समूह में चीज़ों को याद किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है खंडीकरण, और खंड खंड में डिवाइड करना है तो खंडीकरण ही होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये आसान क्वेश्चन पूछ क्यों लिया जाता है? इसीलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि बच्चों को गलतियाँ करने की आदत है। बच्चों को लगेगा इतना आसान क्यों पूछा है। अब बच्चे देखिए, मुझे तो हंसी आती है इस चीज़ को लेकर के, ईवीएस को लेकर परेशान होते रहते हैं
कि यार ईवीएस बहुत मुश्किल पूछा जा रहा है। अरे भैया देखो मुश्किल क्या है मैं बताता हूँ आपको। सीटेट में सीडीपी के क्वेश्चंस किसी बच्चे को याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि ऑप्शन इतने बड़े बड़े होते हैं। या फिर एक दो पूछ लेगा कि पठन विकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा से प्रश्न आया था, ऐसे ही बताएंगे बच्चे, ऑप्शन को नहीं बताता। हाँ लेकिन ईवीएस में 2-4 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, हाँ मधुबाला के बारे में पूछा गया था, मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा गया था, तो बुंदेलखंड के बारे में पूछा गया था, तो दमनदीव के बारे में पूछा गया था। 2-4 मुश्किल क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और ये रिव्यू में दे देंगे और कहेंगे बहुत टफ पेपर आ रहा है। टफ पेपर नहीं आता है दोस्त। सीटेड में 75 नंबर के पेडागोजी आती है और बाकी आप देखोगे तो 15-15 नंबर के आपके यहाँ पर पैसेज आते हैं। तो यही आसान है और इसी चीज़ को समझना है, लेकिन वो चीज़ आप लोगों को समझ में आती नहीं है। 75 नंबर की पेडागोजी कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, खंडीकरण जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। समूहों में चीज़ों को बांट करके याद करना। अब जब ईवीएस के चक्कर में परेशान रहेंगे तो आपकी परेशानी का कोई हल नहीं है। और ये सीटेड जो है दिमाग से खेलता है, 2-4 क्वेश्चन ईवीएस में डालेगा और बच्चे अब लगेंगे ईवीएस पढ़ने की, ईवीएस पढ़ लेते हैं, ईवीएस पढ़ लेते हैं, ये किताब से नहीं आ रहा, अब ये किताब से पढ़ लो 2-3 नंबर के लिए पढ़ो, बाकी सारे पेडागोजी को छोड़ दो। क्या मतलब बनता है पेडागोजी पढ़ने से? वो तो आपको आता ही है ना, बेकार हो जाएगा पेपर इस चक्कर में। वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लीजिए। देखिए तीन तरीके की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी पढ़नी है, उससे सवाल बनते हैं। और एक और मान लीजिए 4, तो लर्निंग डिसेबिलिटी 4 है जिनको पढ़ना है। लर्निंग डिसेबिलिटी 4 हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ हैं आपके डिसेबिलिटी जिसको हम लोग पढ़ते हैं, बट बहुत कम, रेयर चांसेस है पूछा जाए। तो जो भी पाठ पढ़ने में और लंबे अंशों को समझने में दिक्कत होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, उसको क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया बोला जाता है। अब यहाँ पर आता है आपका अफेजिया, डिसकैलकुलिया, लोकोमोटर। तो डिसकैलकुलिया आपको पता है गणित से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। लिखने से संबंधित जो है वो उसको बोला जाता है डिसग्राफिया, ठीक है। तो डिसग्राफिया बोला जाता है, इसको लिखने की क्या जरूरत है, आप सबको पता है डिसग्राफिया, ठीक है। सवाल बनता है कि डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया तो आपको पता है, बच्चा कंफ्यूज होता है अफेजिया में और डिफेजिया में, ठीक है। तो अफेजिया क्या होता है, डिसफेजिया क्या होता है, दोनों सेम होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अफेजिया हो या डिफेजिया हो, डिअफेजिया हो, ठीक है, ये दोनों सेम होता है। अब ये होता क्या है इस चीज़ को समझिए। जब भी कोई गद्यांश की बात की जाए, जैसे कोई गद्यांश है, लंबा चौड़ा एक गद्यांश है, उसको पढ़ता है और यहाँ पर पढ़ने के बाद 2 लाइन पढ़ने के बाद तीसरी लाइन पे जब जाता है 2 लाइन का मीनिंग भूल जाता है कि 2 लाइन मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। और वो चीज़ को पढ़ने में दिक्कत आती है और चीज़ें समझ में नहीं आती, वो बिल्कुल स्लो चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि ये मान के चलो गद्यांश है, ठीक है, और ये पहली लाइन पर पढ़ते हुए जा रहा है, फिर दूसरी लाइन पे आने का मतलब है कि वो तीसरी लाइन पे सीधे आ जाता है, फिर पता चलता है यार दूसरी लाइन तो मेरी छूट गई। और जब दूसरी लाइन पढ़ करके फिर तीसरी लाइन पे आएगा तो पता चलेगा कि ये चीज़ें जो पढ़ी है उसमें कन्फ्यूज़न है, तो चीज़ें समझ में नहीं आई, फिर दोबारा से पहली लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसको बोला जाता है अफेजिया, ठीक है, अफेजिया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और डिफेजिया भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। कुछ और भी एडिशनली हैं, 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, ये 4 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, सीखने पढ़ने लिखने से गणित से संबंधित समस्या है। उसके अलावे भी बहुत सारे आपके यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग नहीं है लेकिन डिसेबिलिटीज़ है, जैसे कि लोकोमोटर है। देखिए हड्डियों से जुड़े हुए कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ होते हैं जिसको लोकोमोटर कहा जाता है, जैसे पैरों से ना चल पाना, हाथों से कुछ काम ना कर पाना। बोलने से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी हैं, दिमाग से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपको देखा जाए तो आपको सेरिब्रल इपिलेप्सी, जैसे मिर्गी हो गया, ब्रेन मस्तिष्क घात हो गया, ये सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन सीटेट नहीं पूछता इनको। लोकोमोटर आप देखोगे DSSB में, KVS में बार बार पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में आप देखोगे डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया से ही सवाल बनते हैं। अफेजिया जो होता है ये आपको पूरे गद्यांश को पढ़ने में दिक्कत होती है। एक और आता है दोस्त जो कि आपसे पूछ सकता है, ये है अफेजिया, वो है अप्रेक्सिया, ठीक है। तो अप्रेक्सिया है, अप्रेक्सिया, और एक है डिसअप्रेक्सिया, डिसअप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया जो होता है वो होता है जैसे किरण, ठीक है ना। तो ये जो बोलने की दिक्कत है ना, बोलने में जो दिक्कत आती है उसको अप्रेक्सिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा किरण जो है ये अप्रेक्सिया है। लेकिन आपके जो मसल्स की अगर हम बात करें, जैसे स्किल की मतलब मसल्स की बात करें, तो मसल्स में जहां पर दिक्कत आएगी डिसअप्रेक्सिया बोला जाता है। तो यहां पर बोलने में दिक्कत है अप्रेक्सिया,
अप्रेक्सिया, सिया याद रखिएगा, ठीक है। और जहां पर भी अगर आपके यहां पर मोटर, जैसे कि हम बात करें कि मसल्स की बात करें, अगर मसल्स में दिक्कत है तो डिसेप्रेक्सिया। आई होप चीजें क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है और इसी में आप लोग कंफ्यूज रहते हो। चलिए यहां पर अब देखते हैं निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा, और स्थूल मतलब होता है बड़ा। तो सूक्ष्म कौशल का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए बड़े अंगों से कौन कौन से काम हो सकते हैं, जैसे पैर से दौड़ने का काम होता है, चलने का काम होता है, कूदने का काम होगा, लेकिन घसीट करके लिखना उंगलियों का काम है। तो सूक्ष्म कौशल क्या हुआ, उंगली। अब आपसे सवाल बनेगा, स्विमिंग जो है, एक बच्चा स्विमिंग कर रहा है तो किस कौशल का इस्तेमाल कर रहा है, तो स्थूल कौशल का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो बड़े अंगों से हो उसको स्थूल बोलते हैं, जो छोटे अंगों से हो उसको सूक्ष्म बोला जाता है। तो लिखने से सवाल जब भी बनता है सूक्ष्म कौशल होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो उंगलियों से लिखा जाता है, ठीक है। बॉटल को पकड़ने की अगर बात की जाए तो बॉटल को पकड़ना क्या है, तो वो आप देखोगे तो अगर ऑप्शन में उससे छोटा कुछ नहीं है तो सूक्ष्म कौशल है। जैसे कैप को खोलना, जैसे बॉटल को पकड़ना, बॉटल, जैसे बॉटल नहीं बन गया ना, ये बॉटल है, कैसे बॉटल बनेगा, एक सेकेंड, ये है बॉटल, ठीक है, ये बॉटल हो गया। अब बॉटल को पकड़ना क्या है, तो बॉटल को पकड़ना यहां पर तो आपको लगेगा कि सूक्ष्म है, मैंने भी बोला कि सूक्ष्म है, लेकिन उसमें सवाल बदल दे कि बॉटल को पकड़ना सूक्ष्म है, तो बताइए ढक्कन को खोलना क्या है, तो यार बॉटल को पकड़ना फिर सूक्ष्म नहीं होगा, बॉटल को पकड़ना आपका स्थूल होगा क्योंकि आप पूरे पंजे से पकड़ोगे, लेकिन जब ढक्कन को खोलोगे तो उंगलियों से, तो ढक्कन को खोलना जो होगा सूक्ष्म कौशल होगा। आई होप गॉट क्लियर, आपने चीज़ों को समझ लिया होगा, ठीक है। तो सूक्ष्म मतलब आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। समावेशी शिक्षा आपको पता है, जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो छात्र को सेंटर में रखा जाता है, छात्र के हिसाब से ही सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसा चाहेगा छात्र वैसा ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है अभिभावक स्कूल की ज़रूरत के हिसाब से नहीं चाहिए, स्कूल जो है छात्र के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है। तो उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है, कि जहाँ पर स्कूल जो होगा, टीचर जो होंगे छात्र को सेंटर में रखेंगे और बोलेंगे बोल बेटा तुझे क्या सीखना है, मैं तुझे सिखाऊंगा, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, मैं उस दिक्कत को, मतलब उस दिक्कत को बताओ, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। कैसे सीखना चाहते हो बताओ, घर की भाषा में सीखना चाहते हो, हम सिखाएंगे आपकी घर की भाषा में। उसको बोला जाता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बाल केंद्रित शिक्षा, और ये समावेशी शिक्षा का एक भाग है। चलिए, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके के भी सवाल बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। जिन बच्चों को बहुत आवश्यकताएं हैं, कहने का मतलब है कि उनको दिखता नहीं है, तो उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उनको ऐसे ब्रेल लिपि वाले मेथड की आवश्यकता है, ऑडियो की आवश्यकता है। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको प्रोजेक्टर की आवश्यकता है, ठीक है। जो बच्चा चल नहीं सकता उसके लिए सीढ़ी ना हो करके कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो अपने व्हील चेयर से चीज़ों को अपना फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे जा सके। तो हर चीज़ की व्यवस्थाएं करनी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा भैया, जब वो देख नहीं सकता तो उसको ब्रेल लिपि देना पड़ेगा, ठीक है। संचार और अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही बात है, संचार और अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। सूचना का दृष्टिकोण, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका नज़रिया क्या है, उसका नज़रिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। एक शिक्षक होने के नाते आपको लगता है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, तो आप अपने पास रखिए, उस बच्चे को ये मत बोलिए कि तुझसे नहीं होगा। आपका जो काम है, आपको जो सैलरी मिलती है इसलिए मिलती है ताकि आप उसके अंदर जो आपको लगता है उसको भी आप गलत साबित करें। आपको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, बट आप अपने आप को कहें कि नहीं मैं इसको बदल करके दिखाऊंगा, इसीलिए तो आपके पास जा रहा है ना, नहीं तो आपके पास क्यों आता। बच्चा अगर सीखने के लिए, अगर मान के चलो आप स्कूल में भी नहीं सीख पाता है, तो क्या मतलब है स्कूल में आने का, ठीक है। तो याद रखिएगा, रूढ़िवादिता नहीं करनी है कि ये बच्चा नालायक है, नालायक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको आपको सिखाने की जिम्मेदारी है, इसके पैसे मिलते हैं, आप सिखाइए उसको। तो रूढ़िवादिता नहीं बनाना है। याद रखिएगा, निगेटिव क्या है, तो निगेटिव ऑप्शन नंबर 4 है। पूछा क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव 1 नंबर लुटाएगा आपको। जहां पर भी निगेटिव दिखता है निगेटिव, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए किस प्रावधान की नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा, जब भी दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए किस प्रावधान की नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है,
तो उपयुक्त इमारती ढांचा, मैंने आपको क्या बोला, जब बच्चा नहीं चल सकता उसके लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डालने पड़ेंगे, ऐसा ढांचा आपको बनाना पड़ेगा कि बच्चों को दिक्कत ना हो। क्लास पता चले सेकंड फ्लोर पे हो, उस क्लास में बच्चा ऐसा है जो चल नहीं सकता, उसको चढ़ने में दिक्कत होती है, तो आपको क्या मैनेज करना पड़ेगा, आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि पहले फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे आपका क्लास हो, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, हर एक बच्चे के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग शिक्षा होना चाहिए। और एक निजी शिक्षक दे, मतलब कि उन क्लास के लिए एक निजी शिक्षक होना चाहिए जो उनको अलग से ट्रेन करे। ऐसा नहीं है कि एक कक्षा है, सभी बच्चे एक कक्षा में बैठे हैं, लेकिन किसी को कोई टीचर पढ़ा रहा है, किसी को कोई टीचर। बच्चे यहाँ पर निजी को लेकर के, प्राइवेट को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। निजी मतलब कि उनसे जुड़ा हुआ शिक्षक होना चाहिए, उसी कक्षा से जुड़ा कक्षा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बहुत तेज बच्चे हैं, एक 40 तो होता नहीं, प्राइमरी में 30 बच्चों का एक होता है आरटी के द्वारा, आपको पता होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा 30 बच्चे होने चाहिए प्राइमरी में, 35 होने चाहिए आपका उच्च प्राइमरी में, और अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 40:1 का अंतर वो होता है, रेशियो होता है। तो 30 बच्चे हैं, जिसमें से मान के चलो कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं। अब क्या इनके लिए अलग एक टीचर आएगा कि नहीं भैया 10 बच्चे हैं इनके लिए एक अलग टीचर आएगा? ठीक है, ऐसा नहीं है। वही एक निजी शिक्षक होगा जो पूरे क्लास के लिए होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी बढ़ावा नहीं दिया गया, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो है ही। इसको बढ़ावा दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए और उस शिक्षा को देने के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। अनिवार्य विशेष शिक्षा, ठीक है, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो अनिवार्य मतलब कि अनिवार्य करना तो पॉजिटिव होता है बच्चों के लिए, लेकिन नई शिक्षा नीति में अनिवार्य और विशेष शिक्षा की बात की गई है, कि स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है, कि जो बच्चा जैसे कि दिव्यांग है, ठीक है, तो उसको एक विशेष शिक्षा देनी है। नहीं भैया, किसी को विशेष शिक्षा नहीं देनी है, किसी को स्पेशल नहीं दिखाना है कि वो स्पेशल है। जहां आप किसी को स्पेशल दिखाने लगोगे और दिव्यांग बच्चों को जब आप स्पेशल दिखाओगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप उनके लिए अलग से क्लास एक ऑर्गेनाइज कर दोगे कि चलो बच्चे, सभी बच्चे आ जाओ, यहाँ पर आपकी ये वाली क्लास चलेगी, वो बच्चा फील अच्छा नहीं करेगा। वो चाहता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ करके चीज़ों को सीखे, तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठा करके सिखाइए, ठीक है। तो उसको अलग से नहीं बिठाना, आप लोगों को इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा जो है नई शिक्षा नीति का भाग नहीं है, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि अनिवार्य विशेष शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा से अलग हो जाती है। और समावेशी शिक्षा के बारे में बात करें तो सभी छात्र जो होंगे एक क्लास में बैठेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और उनको एक तरीके से ही शिक्षा दी जाएगी, तभी बच्चों का मनोबल आगे बढ़ेगा और उन्हें लगेगा कि हम इन बच्चों से भी तेज हैं। जैसे मान लीजिए एक दिव्यांग बच्चा है जो सुन नहीं सकता, सॉरी बोल नहीं सकता, सॉरी मान के चलो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप एक नॉर्मल बच्चे हैं और आप कल एक पोयम के लिए सर ने बोला कि कल मैं एक पोयम सुनूंगा, आप लोग एक पोयम याद करके आना, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, ठीक है, पोयम याद करके आना। अब एक बच्चा जो देख नहीं सकता, उस बच्चे ने क्या किया, पोयम याद कर लिया, और वो बच्चा पोयम सुनाकर आकर के क्लास में सुना देता है और देखता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, फांद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने पोयम नहीं सुनाया। तो उस बच्चे को कितना स्पेशल फील होगा, यार वाकई में मैं इन सबसे बेस्ट हूँ, भगवान ने मेरे साथ थोड़ा सा कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो इनसे बेस्ट हूँ ना, चीज़ें तो मैं इनसे ज़्यादा दिमाग रखता हूँ, मैं इनसे ज़्यादा अच्छा हूँ, दिमाग में सेल्फ मोटिवेशन आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अनिवार्य शिक्षा देने से बच्चे को हीन भावना अपने आप में आएगी कि मैं उन बच्चों से अलग हूँ, तभी तो मुझे अलग रखा जाता है। मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को सीखें। बहुत सारे बच्चों को लगेगा बकवास कर रहा है, कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं देना इंपॉर्टेंट है, कि वेस वगैरह में इससे सवाल भी बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये अनिवार्य विशेष शिक्षा जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा से अलग का भाग है, ठीक है। चलिए, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हो, गलत हो गया, अत्यंत जटिल हो, गलत हो गया, अर्थहीन हो, गलत हो गया। देखिए आसान है, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। जब चीज़ें आप अस्पष्ट करेंगे तो भी बच्चा नहीं समझेगा, अत्यंत जटिल है तो भी बच्चा नहीं समझेगा, अर्थहीन है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं वो टॉपिक पढ़ाऊँ जो आपके लिए काम का है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बेकार हो जाएगा, फालतू की चीज़ें हो जाएंगी। छात्रों के बीच में भ्रांतियों को निर्मित करना चाहिए, गलत हो गया पहचानना चाहिए, ठीक है। अनदेखा कर दोगे तो भ्रांतियां खत्म नहीं होंगी, प्रसारित करोगे तो बदनामी हो ही जाएगी बच्चे की, कि देखो ये तो भाई डरता है, मैथ से डरता है, जैसे लड़की है मैथ से डरती है, तो फिर वो माहौल उसके दिमाग में भी रहेगा, और उसको जब भी मैथ का क्लास होगा तो अरे यार सब बोलते हैं मैथ कमज़ोर है, वाकई में मेरा मैथ कमज़ोर है, तो फिर पढ़ेगी नहीं, तो सिंपल सी बात है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको, भ्रांतियों को पहचानना है, दिक्कत कहाँ आ रही है, उन भ्रांतियों को दूर करना। जैसे बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर एक लंबी क्लास लीजिए जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट एक क्लास के अंदर ही आ जाए, जिससे कि आसानी हो जाए,
तो मैंने आपकी भ्रांतियों को देखा, क्योंकि 20 वीडियो हैं, 20 वीडियो को देखोगे टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा कि एक वीडियो में ही निचोड़ ला करके रख देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। तो बस भ्रांतियों को समझा, मैंने आपके सामने ला करके रख दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, भ्रांति भी दूर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो देखिए विकास में वृद्धि, विकास में वृद्धि, तो विकास जो होता है जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, तो डेवलपमेंट का, डेवलपमेंटल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में वृद्धि की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या होगा, तो इसमें इंक्रीज की हम बात करेंगे। डेवलपमेंट इंक्रीज जब होगा, या फिर ग्रोथ ही मान लेते हैं, डेवलपमेंटल ग्रोथ, ठीक है। तो विकास में जब वृद्धि होगी तो ज्ञान में वृद्धि होगी भैया, संवेग में भी वृद्धि होगी, वजन में भी वृद्धि होगी, सभी चीज़ में वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ का बढ़ना, लेकिन विकास के साथ साथ चीज़ों का बढ़ना, जिसमें आप देखोगे कि आप जो हो छोटे से बच्चे थे, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो और आप बड़े हो गए हो, तो आपका ग्रोथ कैसे हुआ, पहले आप 2 साल के थे तो आपकी हाइट छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है हाइट, क्यों, क्योंकि आप में वृद्धि हुई है। लेकिन विकास किससे डिपेंडेंट है, विकास सभी चीज़ों से डिपेंडेंट है। जैसे कि आपका शरीर भी बढ़ रहा है, वो भी विकास का हिस्सा है, लेकिन आपका जो बुद्धि बढ़ रहा है वो भी विकास का हिस्सा है, आपके जो स्किल बढ़ रहे हैं वो भी विकास का हिस्सा है। तो विकास में वृद्धि होना मतलब कि सभी चीज़ें आपकी शामिल हो जाएंगी। देखिए वृद्धि जो है वो वृद्धि है, लेकिन विकास में वृद्धि आ सकता है, ठीक है। जब भी विकास होगा उसमें वृद्धि शामिल हो जाएगा, लेकिन वृद्धि में विकास नहीं आता है। ये वाले जो शब्द होते हैं ना, जैसे वृद्धि में ये हो जाए, जैसे वर्ग जो है रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल वर्ग नहीं हो सकता, इस तरीके के सवाल जो होते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो याद रखिएगा, वृद्धि जो है विकास के अंदर आ सकता है, लेकिन विकास वृद्धि के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वृद्धि का मतलब है कि चीज़ों का बढ़ना, और चीज़ों का बढ़ना सिर्फ शारीरिक वृद्धि से बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन विकास में सभी चीज़ें आ जाएंगी, आपका ज्ञान की वृद्धि, संवेग की, वजन की, ठीक है, स्किल की, सोच समझ की, सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा विकास में वृद्धि होगा। ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए कोहलबर्ग यहाँ पर पधार चुके हैं, अब कोहलबर्ग से कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर की तीसरी अवस्था पारंपरिक नैतिकता को क्या कहा जाता है। तो देखिए इन्होंने 3 स्तर बताए थे, ठीक है, 3 स्तर बताए थे, जिसमें हर एक स्तर में 2-2 चीज़ें थी, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इसमें जब पहला और दूसरे की बात करें तो इसमें था कि आज्ञा, जैसे कि 7 साल तक की अवस्था होती है जिसको पूर्व पारंपरिक बोला जाता है, बीच वाले को पारंपरिक बोला जाता है और तीसरे को उत्तर पारंपरिक बोला जाता है। तो जो 3 अवस्थाएं थी जिसमें 2-2 होता है, जिसमें पहले में आप देखोगे दंड और पुरस्कार, और दूसरे में क्या था, टिट फॉर टैट। लेकिन दूसरे की हम बात करें तो उसमें 3 और 4 होता है। तो तीसरे में क्या देखने को मिलता है, तीसरे में ये देखने को मिलता है कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, ठीक है, मतलब कि आज्ञा का पालन करना है, बच्चे पापा ने बोला ये करना है तो आप वो करो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि समाज के नियमों का पालन करना, गहराई से पालन करना, अच्छे से पालन करना। तो तीसरे में आप देखोगे कि इम्प्रेस करना है माता पिता को, चॉकलेट वगैरह लेना है, ठीक है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना है। और चौथे में क्या होता है, यहाँ पर समाज की आज्ञा का पालन करना है, ठीक है। समाज की आज्ञा का पालन क्या करना है, जो भी माता पिता कहेंगे उसको पूरा करना है, एज ए रूल फॉलो करना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, रूल फॉलो क्या करना है, जैसे कोई घर में मेहमान आता है तो कप का प्लेट ले जा करके उनके सामने रखना है, बिस्किट नमकीन ले जा करके रखना है, और तब तक उस बिस्किट और नमकीन को नहीं खाना जब तक मेहमान न चले जाएं। इस चीज़ को याद रखिएगा, रूल को मतलब फॉलो करना है सिस्टम से, ताकि उन्हें लगे कि लड़का जो है बढ़िया है, लड़की जो है अच्छी है, ठीक है, मतलब इम्प्रेस कर दिया उसने, ठीक है। तो पहला और दूसरा समझ में आया। पहले में क्या होता है, ये अच्छा दंड और पुरस्कार से बच्चे सीखते हैं, दूसरे में टिट फॉर टैट, ठीक है, आपने अगर उनको मारा तो वो भी आपको मारेंगे, ठीक है। दूसरे वाला स्टेज में देखेंगे तो क्या होता है, इंप्रेस करा जाता है माता पिता को और समाज के नियमों को पालन किया जाता है। तीसरा वाला जो स्टेज होता है इसमें भी 2 अवस्था होती है, जिसको 5वां और 6वां अवस्था बोलते हैं। 5वां अवस्था में क्या होता है, जिसमें कि नियमों को तभी तक मानो जब तक नियमें मानी जाए। जैसे कि रेड लाइट एरिया है, ठीक है, मतलब रेड लाइट एरिया का मतलब ये है कि जैसे रेड लाइट पे खड़े हो आप और रेड लाइट जली हुई है तो आपको मतलब कि रुकना है, ये चीज़ आपका चौथे अवस्था में है। लेकिन जब कोई इमरजेंसी है तो आप उस नियम को तोड़ दोगे। तो यहाँ पर 5वां अवस्था और चौथा अवस्था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। तो चौथे अवस्था में रुकिए, ठहरिए जरा, 5वीं अवस्था में तोड़ना है आपको। तो जहाँ पर नियमों को मानता है चौथी अवस्था, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े नियमों को तोड़ने वाली जो अवस्था होती है वो 5वीं अवस्था होती है। और 6वीं अवस्था ये होती है कि दुनिया में जो भी है वो सर्वशक्तिमान है, मानवतावादी के बारे में बात करता है। जहाँ पर लगेगा कि हमारी जान भी जा सकती है, चली जाए, कोई परवाह नहीं है,
वहाँ पर छठवीं अवस्था आती है। बहुत कम लोगों के अंदर ये छठवीं अवस्था होती है। आई होप नैतिकता की छठवीं अवस्था बहुत कम लोगों के पास जाती है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में तीसरी अवस्था जो बताई है वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के बारे में बताई है। चौथी अवस्था होता तो आज्ञा पालन के बारे में बात करता, जैसे को तैसा वाला दूसरी अवस्था होता। पहली अवस्था जो होता वो होता आपका, पहला अवस्था होता यहाँ पर दंड और पुरस्कार वाला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जीन पियाजे के सिद्धांत में, तो जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी और चौथी। याद रखिएगा, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष है, दूसरी 2 से 7 वर्ष है, तीसरी 7 से 11 वर्ष है और चौथी जो है 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चे जो हैं वो इंद्रियों से चीज़ों को सीखते हैं, भांपते हैं, समझते हैं। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन से पहले, मतलब चीज़ों को सीखने से पहले की जो अवस्था है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। जैसे कि बच्चा क्या सोचता है कि हमने उसके गुड्डे को मारा, तो उसको लगता है, रोने लगेगा, कहेगा मेरे गुड्डे को क्यों मारा, मेरे गुड्डे को क्यों मारा, उसको चोट लग गई होगी। ठीक है, कम ज़्यादा में फ़र्क ना कर पाना, ये सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। 7 से 11 जो अवस्था होती है जिसमें कम ज़्यादा में फ़र्क, चीज़ों को सीखने लगता है, चीज़ों को सीरियल वाइज लगाना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारी बुद्धि यहाँ पर डेवलप हो जाती है, लेकिन चीज़ों को देख करके। तो इसको बोला जाता है कंक्रीट, मतलब कि मूर्त अवस्था, जिसमें चीज़ें देख करके बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। इसको आप देखोगे तो अमूर्त अवस्था, फॉर्मल स्टेज बोला जाता है, जिसमें बच्चा जो है लॉजिकल लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 स्टेजेस हैं, इंपॉर्टेंट हैं और इनसे सवाल तो बनना ही बनना है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन स्टेजेस में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों को। तो किस एज में क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके दिमाग में फिट है उसको बोला जाता है स्कीमा। कहने का मतलब है कि आपका जो नाम है वो क्या है, एक स्कीमा है। जो आपको किस नाम से जाना जाता है, जिस नाम से भी जाना जाता है वो क्या हो गया, फिट, एक स्कीमा है। अब देखिए, जो भी चीज़ आपके दिमाग में बनी हुई एक संरचना है उसको स्कीमा कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे कि जो संरचना बनी हुई है, ये संरचना बनी हुई है, दो स्टेजेस होते हैं। ये एक पुरानी स्कीमा है, ठीक है, ये पुरानी स्कीमा है जो आपकी संरचना बनी हुई है। अब इसमें मुझे संशोधन अगर करना है, जैसे पुरानी स्कीमा में अगर मैंने संशोधन किया तो उसको बोला जाता है समायोजन। अगर पुरानी स्कीमा में कुछ चीज़ों को मैंने जोड़ा तो उसको बोला जाता है आत्मसातीकरण। याद रखिएगा, पुरानी स्कीमा को अगर मैंने संशोधित कर दिया तो उसको बोला जाता है समायोजन। संशोधित मतलब सुधारना, ठीक है। और अगर उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ दिया, ठीक है, बिना सुधारे, उसमें सुधारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी ठीक है, उसमें नई चीज़ को जोड़ा, उसको बोला जाता है आत्मसातीकरण। लेकिन सवाल क्या बनता है कि वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, मतलब पुराना स्कीमा जो है वो बेकार हो चुका है, अब इससे कुछ काम होने वाला है नहीं, तो नई स्कीमा की एक रचना कर दी गई, एक नई स्कीमा आ गई है। इस स्कीमा को क्या कहा जाता है, इसको भी बोला जाता है समायोजन। तो पुरानी स्कीमा में संशोधन करना मतलब कि सुधार करना, रिपेयर करना, समायोजन, या तो फिर एक नई स्कीमा ही आ जाए दोबारा से, उसको भी बोलते हैं समायोजन। लेकिन पुरानी स्कीमा में कुछ चीज़ों को जोड़ना, कुछ स्कीमा को जोड़ना, पुरानी में जोड़ना। अब जब भी आए कि नया स्कीमा बनाना तो समायोजन, लेकिन पुरानी स्कीमा में नई चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, उसको बोला जाता है आत्मसातीकरण। तो सिंपल वे में एक बार और समझाता हूँ। ये पुरानी स्कीमा है, इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड करोगे तो वो बोलता है आत्मसातीकरण। अगर इसको बनवा लोगे तो इसको क्या बोला जाता है, समायोजन। और एक ये खराब हो चुकी है, एक नई स्कीमा ही बना दिया आपने, उसको बोलते हैं समायोजन। अब मैं अंडे का, बॉल का, चिड़िया का और कबूतर का या फिर एरोप्लेन का एग्जाम्पल लूँगा, आपने दुनिया भर के एग्जाम्पल से देखे होंगे। अगर समझ में वहाँ भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं बनता। इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चिड़िया उड़ रही है, एरोप्लेन उड़ा, वो कोई मतलब की बात नहीं है, उससे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको, फिर भूल जाओगे अगले दिन। तो याद रखना, जैसे कि मान लो एक मैं रेडियो का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये रेडियो है, ठीक है, ये रेडियो है, एक रेडियो है जिसको हम बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। आप उसको रेडियो बोलते हो, मतलब आपके दिमाग में फिट है कि रेडियो कैसा होता है। अब इस रेडियो में कुछ फीचर मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, कुछ फीचर ऐड कर दिए, तो फीचर को ऐड करने को क्या बोला जाता है, आत्मसातीकरण। लेकिन रेडियो खराब है, इसको मैंने क्या किया, बनवा दिया। अब उसको बनवा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे। लेकिन जो रेडियो है ना, ये पूरा खराब हो गया है, ना इसमें फीचर ऐड कर सकते हैं, ना ही रेडियो को बनवा सकते हैं। तो नया रेडियो लेकर क्या है, उसको क्या बोला जाता है, समायोजन, ठीक है। तो नया रेडियो लेकर क्या आना, समायोजन, मतलब नया स्कीमा, जो स्कीमा लाना, रचना करना, उसको बोलते हैं समायोजन। पुराने रेडियो को बनवा दिया मतलब कि रिपेयर करवा दिया तो भी समायोजन। लेकिन कुछ एडिशनली ऐड करना, उसको आत्मसातीकरण कहा जाता है।
अब इससे आसान क्या देखोगे आप? अब देखिए यहाँ पर पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो सूचना को संगठित और प्रतिपादित मतलब कि आप अपने पास रखते हो कोई सूचना को और उस सूचना को आगे लेकर के जाते हो, चीज़ों को समझना, पहचानना, ये सारी चीज़ें स्कीमा कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी चीज़ आपके दिमाग में है उसको स्कीमा बोला जाता है। जो भी चीज़ आपके दिमाग में है स्कीमा बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे, संकेत, सहपाठी संग साझा करना। तो देखिए, पाठ के बारे में बताया किसने है? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? सामाजिक संस्कृति के बारे में। उनका कहना है कि मतलब ये है कि पहले भाषा का विकास होता है, फिर जाकर के आप चिंतन वगैरह का विकास करते हैं, सारी चीज़ों का विकास करते हैं। ठीक है, तो पहले भाषा आएगा फिर चिंतन आएगा। पियाजे क्या कहते हैं? पहले चिंतन आएगा फिर भाषा आएगा। तो वाइगोत्स्की से याद रखिएगा आपको, पहले भाषा, और भाषा जो है समाज से निकल के आती है, समाज से बच्चा सीखता है। अब ये एक पाठ के बारे में बात करते हैं, उसको देखिएगा। मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूँ कि 3 स्टेज है। एक पहला स्टेज है कि आपने बीएड बीटीसी कर लिया है, आप वहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं, वो आपके लेवल में था, बिना कोचिंग के आपने चीज़ों को कर लिया, आपको समझ में आ जाता था। ठीक है, सेल्फ स्टडी से निकाल लिया। जब आप यहाँ पर बीएड बीटीसी के बाद जब सीटेट की एग्ज़ाम देने आते हैं तो कुछ चीज़ें बीएड बीटीसी वाली आपको काम यहाँ पर आती है, वो आप खुद से कर लेते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको टीचर से मदद लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो जो यहाँ पर टीचर जो आपको सहायता दे रहा है, ठीक है, कुछ सहायता टीचर दिया जिससे चीज़ें आप सीखेंगे, उसको क्या बोला जाता है? पाढ़। अब वो सहायता टेम्पररी होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अनुकरण कौशल के द्वारा प्रदर्शन करना, संकेत, इशारे, सहपाठी भी सिखा सकते हैं। और ये जो पाढ़ है ये वो दे सकता है जो आपसे नॉलेजेबल हो। छोटा बच्चा भी दे सकता है, बड़ा आदमी भी दे सकता है। तो सवाल इस तरीके से घुमा के बोल सकता है कि क्या आपका छोटा भाई आपको पाढ़ दे सकता है? तो बिल्कुल आपका छोटा भाई आपको पाढ़ दे सकता है, अगर उस चीज़ की नॉलेज उसको है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाढ़ देखने को मिल गया, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती थी। तो ये जो सिचुएशन है, आपको कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें आपको पाढ़ की सहायता से मिल जाती है, इसको बोला जाता है जेडपीडी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। वाइगोत्स्की से इतना ही सवाल बनता है, इससे ज़्यादा सवाल बनता नहीं है। पढ़ने को आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, लेकिन इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा रटना। रटना नहीं है, इशारे, संकेत, सहपाठियों संग साझा, कौशलों का प्रदर्शन, अनुकरण करके भी यहाँ पर पाढ़ का उदाहरण है, लेकिन रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बड़ी कराया है आप लोगों को, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निजी संवाद। देखिए, निजी संवाद से रिलेटेड भी यहाँ पर सवाल बनते हैं, दोनों को लेकर के, पियाजे से लेकर के वाइगोत्स्की। लेकिन सवाल जो है वाइगोत्स्की से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि समाज में सबसे पहले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा का विकास होता है। अब इनका कहने का मतलब है कि बच्चों की आत्मकेंद्रिता का घोतक है, मतलब बच्चे जो बात करते हैं खुद से, ये पियाजे के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन वाइगोत्स्की के हिसाब से अच्छा है। तो आत्मकेंद्रिता का घोतक है, तो ये गलत हो गया, मतलब कि नुकसान करेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान करेगा, आपके सेल्फ मोटिवेशन को नुकसान करेगा। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन का नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। अगर खुद से बात करते हो तो आपके क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है, रुकावट पैदा करेगा क्या खुद से बात करते हो तो? ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की के हिसाब से जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। जैसे आप इंटरव्यू देने गए हो और इंटरव्यू देने के दौरान आप बैठे हुए हो और बच्चे निकल रहे हैं और कह रहे हैं यार इस बार तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा यार, बहुत टफ एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब टफ इंटरव्यू हो रहा है। आप बैठे हुए हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से कहोगे यस यू कैन डू इट, यस यस यू कैन डू इट, डोंट बी नर्वस, यस यू कैन डू इट। ये आपस में बात कर रहे हो, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने पहले भी करके दिखाया है यार, मैं पहली बार थोड़ी ना इंटरव्यू दे रहा हूँ, तू कर सकता है यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? ये अपने आप से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने आप को मोटिवेट ही तो कर रहे हो। तो खुद से बात करना उनके हिसाब से अच्छा चीज़ है, खुद को संचालन को लेकर के खुद को मोटिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। ये बार बार पूछा जाता है, संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता, ये तो कोई लॉजिक है ही नहीं ऑप्शन का। ठीक है, तो निजी संवाद जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के हिसाब से। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय। देखिए, जहाँ पर भी निष्क्रिय सक्रिय मैंने टैगवर्ड में बताया, निष्क्रिय अगर छात्र ही निष्क्रिय है तो फिर शिक्षक पढ़ा करके क्या करेगा? जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे करके भी क्या करूँगा? अपना टाइम वेस्ट करूँगा। और जब छात्र ही जब टीचर ही निष्क्रिय है, जब टीचर ही इधर उधर की उलूल जुलूल चीज़ें पढ़ाने लगे और छात्र एक्टिवेट है, तो बच्चा कहेगा छोड़ो यार, क्या मतलब बनता है पढ़ने का। तो दोनों का एक्टिवेट होना इंपॉर्टेंट है, सक्रिय होना इंपॉर्टेंट है। छात्र अपना 100% दे, टीचर अपना 100% दे, तो मज़ा आता है दोस्त। ठीक है, तो अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, तो याद रखिएगा ये वाला आपका सटीक आंसर होगा। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है, गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, संरचनावादी क्लास में ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है सभी बच्चों ने इसका राइट आंसर करे होंगे। चलिए, इससे सवाल बनता है
लड़कियों को गुलाबी कपड़ा गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीला कपड़ा कारों से जोड़ा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको रूढ़िवादिता बोला जाता है। सिंपल। लेकिन पक्षपात वाले भी सवाल बनते हैं। तो पक्षपात वाले कैसे होते हैं? जैसे एक टीचर है, वो कुछ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनसे सवाल पूछता है, बाकी बच्चों से नहीं पूछता है। तो क्या करता है? वो एक रूढ़िवादिता दिखाता है कि ठीक है, या फिर लड़कियों से हेट करता है, ठीक है ना, और वो सिर्फ लड़कों से ही सवाल पूछता है। तो वो क्या करता है? जेंडर पक्षपात का काम कर रहा है। मतलब कि सिर्फ लड़कों से सवाल पूछता है, लड़कियों से नहीं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो लड़कियों से सवाल पूछेंगे, लड़कों से नहीं, वो भी जेंडर पक्षपात का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जेंडर पक्षपात का मतलब किसी एक को महत्व देना, दूसरे को ना देना, पक्षपात करना। रूढ़िवादिता जो पुराने चली आ रही प्रथाएं हैं, दादा परदादा, उनके परदादा से, उसको रूढ़िवादिता कहा जाता है। और एक आधा सवाल और ये भी बनता है कि कुछ जैसे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट करा देने से क्या होता है? तो छात्र जो हैं, जो सीखने की प्रोसेस है उससे वंचित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस तरीके के सवाल बनते हैं। चलिए यहां पर भी देखेंगे कि रमणीक की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में, इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो देखिए 40 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलमोस्ट, और आप लोगों ने अभी तक कहीं ना कहीं, अब अगला सेशन जो है 10-15 मिनट ब्रेक लेने के बाद देखिएगा। ठीक है, तो अगला सेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं। 2 सेशन है, तो इसको आप लोग उस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रमणीक की कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र है, तो जैसे कोई बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, उसे समावेशित कक्षा में पढ़ाना भी है। एनईपी यही कहता है कि आप सभी बच्चों को एक साथ लेकर के पढ़ाएंगे, उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा करके, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके, छोटी मुद्रिका वाले, देखिए छोटी मुद्रिका वाले से मतलब है ही नहीं। जो बच्चा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हो तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसके लिए आपको स्पर्श वाली चीज़ें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो देख करके सीख ही नहीं सकता ना। तो दिखाने वाली, दर्शन कराने वाली चीज़ें से कोई मतलब है ही नहीं। पुस्तकें दोगे, बड़ी लिखी हो चाहे बहुत बड़ी लिखी हो, उसे दिखना तो है नहीं, तो फिर मतलब नहीं बनता। छोटी वाली पर बच्चे क्या करते हैं? इसको तो गलत करते हैं, इसको सही करके आते हैं। कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको ऐसे नक्शे देने हैं। त्रिविमीय मतलब कि जिसकी, जैसे क्यूब होता है, जिसकी हाइट होती है, लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है, चौड़ाई होती है, उसको बोला जाता है। और स्पर्शीय साधन, जैसे कि आपने देखा ब्रेन लिपि 6 अंकों का होता है, उसको टच करके बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो मानसिक क्षति का प्रतीक है। जैसे अलग अलग तरकीबों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए, तो कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच। तो सबको पता है यार कि उसको बोला जाता है अपसारी सोच। अगर एक समस्या के कई सारे समाधान आप सोच पाते हैं, एक क्वेश्चन को टैकल करने के बहुत सारे तरीके अगर आपके आते हैं कि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को मैं किस तरीके से घुमा करके राइट आंसर तक पहुंचता हूं, आप सारे चिंतन के हैं। लेकिन आपने बस चीज़ों को याद कर लिया है, एक तरीका आपको पता, उसको अभी सारी चिंतन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये दोनों तो मतलब है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। देखिए राजू है हेराफेरी का, तो ये तो हेराफेरी करेगा ही। तो क्वेश्चंस के में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि 61 के स्थान पर 16 लिखता है, और बी को डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। इसके प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पर शब्दों की हेराफेरी हो गई है। तो ये क्या है? तो लिखने में दिक्कत आ रही है ना। तो हमने आपसे इस चीज़ के बारे में बात ही करी है, डिस्ग्राफिया। सिंपल सी बात है, अगर 16 को 61 पढ़ ले, ठीक है ना, तो उसको पठन वैकल्प पे बोल सकते हैं, डिसलेक्सिया बोलेंगे। लेकिन लिखने में दिक्कत हो रही, तब यहाँ पर क्या होगा? डिस्ग्राफिया। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाए, जैसे 61 में 10 जोड़ा जाए तो कितना आता है? 71 होता है। लेकिन वो अगर 61 में 10 जोड़ करके बजाय 10 घटा के 51 कर दे, तो उसको क्या बोला जाएगा? डिसकैलकुलिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑटिज्म होता है, जो बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। ये मैंने बोला ना कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जिन डिसऑर्डर से सवाल नहीं बनते हैं सीटेट में। तो जितने बनते हैं उतने ही पढ़ो ना। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों की असफलता का गुण रोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है। जैसे बच्चा कोई है यहाँ पर असफल है, तो उसके बारे में कौन से 4 ऑप्शन में से कथन जो है सत्य है? असफल क्यों है? तो बच्चा जो असफल है, हम बोलेंगे तुम्हारे माँ बाप असफल हो गए, तो तू कहाँ से हो सकता है बेटा? तो आनुवंशिक दोषों को ठहराना ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों की असफलता का जो गुण रोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है कि तुम्हारे पापा पढ़ने में ठीक नहीं थे, तू कहाँ से हो जाएगा? तो ऐसा नहीं, आनुवंशिकता से लेकर के आप असफलता को नहीं चेक कर सकते। बच्चों की असफलता कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा कर देना, बिल्कुल फैक्ट है। जैसे
बच्चे ने बोला पापा पेंसिल ले आना, पेंसिल नहीं है मेरे पास और कल पेपर है। अब पापा पेंसिल नहीं लेकर के आया। अब बच्चा पुराने पेंसिल से जाता है, पेपर लिखता है और पेपर लिखने के दौरान क्या होता है, उसकी पेंसिल टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, छोटी हो गई थी पेंसिल। अब किसी से मांग भी नहीं सकता और मांगने पर उसको पेंसिल नहीं मिलता, लेकिन टाइम तो ओवर हो चुका है। बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। रीज़न क्या था, उसके ज़रूरतों को अनदेखा कर दिया गया। तो जब ज़रूरतों को अनदेखा कर दोगे तो बच्चा क्या होगा दोस्त, असफल होगा। तो किसी भी बच्चे की ज़रूरत को अनदेखा नहीं करना है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है ताकि वो सफलता की तरफ आगे बढ़ सके। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते। मतलब कि मान लीजिए मेरे पिताजी स्कूल कभी नहीं गए, तो क्या मैं कहूँगा कि स्कूल जा कर के तू क्या कर लेगा, मैं नहीं गया तो तू क्या करेगा जा कर के स्कूल, हाँ, शिक्षा में कुछ रखा नहीं है, मत करो पढ़ाई लिखाई, ठीक है। ऐसा कहता है क्या कोई भी माता पिता? बिल्कुल नहीं कहता। असफलता का ये कारण बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि माता पिता ऐसा कभी कहते ही नहीं। शिक्षा में रुचि रखते हैं कि भाई पढ़ो लिखो बनो नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। फैक्ट है भाई, कहने वाली बात है कि सचिन बन गए, सचिन बन गए भाई, हर कोई सचिन बन थोड़ी जाएगा यार, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सचिन बन गए तो देखो इंग्लिश भी बोलते हैं फटाफट सचिन, इसका मतलब सचिन इलिटरेट थोड़ी हैं, सचिन पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे, जो ऐसे बच्चे हैं जो हाशिए पर हैं, बिल्कुल बिल्कुल गरीब हैं, तो क्या असफल जो अकादमिक जो सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, मतलब कि क्या वो 10th पास नहीं कर सकता, क्या वो 12th पास नहीं कर सकता क्या, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त, ये गलत धारणा है कि वो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं ये, तो ये नेगेटिव हो गया। तो क्या सही है? सही यही है कि उनके अनदेखा नहीं करना है, अदरवाइज बच्चे क्या होंगे, असफल होंगे। चलिए एक प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वेधन और अभ्यास द्वारा। बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बोलूंगा कि अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो। प्राथमिक कक्षा यहाँ पर इसलिए बार बार लिख दिया जाता है, पहले ही क्वेश्चन में अगर प्राथमिक कक्षा लिखा है तो आप अभ्यास नहीं करा सकते। प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे कि भाई देखते हैं किसमें कितना है दम, आ देखे जरा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, बिल्कुल संबंध स्थापित करके चीज़ों को जब जोड़ा जाएगा तो बच्चे सीखते हैं। अधिगमों को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए जब पुरस्कार दोगे और अगली बार जब पुरस्कार नहीं मिलेगा, बच्चा कहेगा फायदा ही नहीं है, पुरस्कार मिलता ही नहीं है, तो पुरस्कार की आदत नहीं लगानी है बच्चों को, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ना इंपॉर्टेंट है। जब जोड़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे टीचर लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ पी रहे हैं, कुछ ऐसा पी रहे हैं जो बच्चा नहीं जानता है, ठीक है, और जैसे कि उसको चाय बोल दीजिए कि चलो ठीक है चाय पी रहा, बच्चे ने आज तक चाय नहीं देखा है, लाल चाय जिसमें पानी वाला चाय होता है, जो जिसमें दूध नहीं होता, अब वो कांच के गिलास में पी रहे हैं, दिख रहा है, आप समझ ही रहे हैं क्या दिख रहा है, वो लाल चाय पी रहा है बच्चा, और टीचर लोग पी रहे हैं लाल चाय। अब बच्चा देखता है और कहता है कि ये लाल चाय है, ठीक है। अब बच्चे को ये पता नहीं है, तो बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि भाई ये देखो लाल चाय उसको अगर पिला दिया आपने, ठीक है, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये लाल चाय क्या है। और अगर नहीं पिलाया और उसके बारे में 36 चीज़ें बता दो कि लाल चाय तुलसी डाल करके पीने से आपके सर्दी जुकाम खत्म हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं समझ पाएगा। तो उसको जीवन से जोड़ना पड़ेगा, उसको फैमिलियर करना पड़ेगा, उसको पिलाना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ों को सीख पाएगा। जैसे कोई एक फल लेकर के आओ, बोलो कि ये फल है, ये बहुत टेस्टी लगता है, तो बच्चे को कैसे पता टेस्टी लगता है, किस तरीके का टेस्ट आता है, उसको खिलाओ तो पहले। जब बच्चा खाएगा टेस्टी लगेगा, उसको प्रमोशन करेगा कि हाँ इस तरीके का टेस्ट आता है, खट्टा आता है, कड़वा आता है, क्या आता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। जीवन से जोड़ना इंपॉर्टेंट है, तभी बच्चा सीखता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। ये सवाल बनता है कि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। एक बारी जब पहली बार आप जब बाइक में बैठे होंगे तो बहुत ज़ोर से पकड़ करके बैठे होंगे, क्यों? क्योंकि उस समय आप बैलेंस बनाना सीख रहे थे। धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, आपको आज भी कपड़ों को तह लगाने नहीं आता होगा, मैक्सिमम लोगों को कपड़ों को तह लगाने नहीं आता होगा, कुंडी में टांगने आता होगा, बस इतना ही है कि दरवाजे के पीछे टांग दिया। 7 साल की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, आपको बहुत सारे लोगों को पेड़ पर भी चढ़ने नहीं आता होगा, क्योंकि पेड़ पर चढ़ने के बाद गिर गए होंगे, उसके बाद मम्मी पापा ने मना करा होगा, फिर आप चढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं आज भी एकदम कौवे के डाल के पास पहुंच जाते हैं इतने ऊपर। तो अपनी अपनी कहीं ना कहीं सीखने की लर्निंग कैपेसिटी है। और ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाइक पर सवारी करना, धुले कपड़ों को तह बनाने की प्रक्रिया, 7 साल की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये एक छोटे समय 1 सेकंड का तो काम है नहीं सीखने के लिए, इसमें बहुत लंबा समय लगता है सीखने में। आप पेड़ पर चढ़ना 1 दिन में सीख सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। 1 दिन में सीखोगे तो फिर अगले ही दिन नीचे आ जाओगे,
ठीक है। धुले कपड़े को तह लगाने की प्रक्रिया एक बार में सीखा। टाई बांधना आपको पता है, टाई बांधना इतना आसान था क्या? नहीं था ना। आप टाई लगा करके फिर उसके बाद उतना ही खोलते थे जितना जरूरी है, और धुलते भी थे तो ऊपर जो होता है गांठ सा, उसको बस थोड़ा सा धुल दिया जाता था ताकि बांधना ना पड़े, क्योंकि बांधने तो आता नहीं था। तो जो टाई है ना, वो सीखना एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। आप सीख तो लोगे कि इस तरीके से 3-4 स्टेप है, सीख लिया आपने, लेकिन फिर भूल जाता है। और अगर एक बार सीख लिया तो वो लॉन्ग प्रोसेस होता है यार, वो कभी जीवन भर भूलता भी नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बाइक की सवारी आप जीवन भर नहीं भूल सकते, एक बार सीख लिए तो। धुले कपड़ों को तह बनाने की प्रक्रिया थोड़ा सा मुश्किल है सीखने में, लेकिन सीख लिए तो वो भी लंबे समय तक चलता है। 7 साल की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का अनुभव थोड़ा सा टाइम लगता है सीखना, लेकिन जब चढ़ जाओगे तो उसके बाद आपको ये चीज़ें जो है लंबे समय तक अनुभव देंगी। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, ये सारी चीज़ें जल्दी भूलती नहीं है, ठीक है। जल्दी आती ही नहीं है, तो जो जितना जल्दी आता है, जैसे पैसा जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी जाएगा, बहुत मुश्किल से आता है तो बहुत मुश्किल से जाता भी है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है या कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करता है? गलत हो गया। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, ये भी आप देखोगे। अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, ठीक है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, ठीक है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर कौन सा त्रुटियों को समझने में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो पहला जो ऑप्शन है वो तो ग्रेड और पद, ये तो निगेटिव हो गया। निगेटिव निगेटिव क्या होगा, यहाँ पर 1 नंबर आपको दे करके जाएगा। शिक्षक को छात्रों की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट समझ से अवगत कराता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा गलती कर देता है, ठीक है ना। जैसे 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है, लेकिन बच्चे ने 4 + 4 को 0 कर दिया। अब टीचर को क्या समझ में आया कि यार हाँ ये गलती कर रहा है, लेकिन कहाँ गलती कर रहा है समझ में आया, प्लस को माइनस कर दे रहा है ये, ठीक है ना। और प्लस को इंटू कर दो यार, 4 + 4 को 4 × 4 16 कर दिया, मतलब प्लस को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो टीचर को ये समझ में आता है कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है। तो त्रुटियों से इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि बच्चे कमी कहाँ आ रही है बच्चे के अंदर, वो चीज़ सीखना। त्रुटियां जो है एक हिस्सा है, याद रखिएगा, एक सहज हिस्सा है, इसको इंपॉर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को कहोगे डांटोगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, सीखना नहीं चाहेगा। यह बच्चों की सोच से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है मतलब कि बच्चा जो है सोचता तो है एटलीस्ट, कम से कम जब कोशिश करता है, गलतियां होंगी सीखेगा, लेकिन बच्चा एटलीस्ट सोच तो रहा है। कुछ बच्चे तो सोच भी नहीं रहे हैं, बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, वीडियो नहीं देख रहे होंगे। आप यहाँ तक पहुँचे हो मतलब कि आपको कुछ चाहिए और वो चीज़ मैं आपको दूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें लेकर के जाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करना, उनकी प्रक्रिया को जो त्रुटि है उसको हिस्सा मानना, और धारणाई कॉन्सेप्ट को समझना, ये सारे त्रुटि का हिस्सा है। लेकिन ग्रेड अंक ये सारी चीज़ें नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं कि किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ा है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। तो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खुश करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा ही तो आपको खुश करती है ना। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक जो अभिप्रेरणा है, ये आपको बहुत मोटिवेट करेगी। जिस दिन आप सेल्फ स्टडी से, जैसे कि जो चीज़ सिखाई जा रही है बिना नकल किए, बिना घूस घास दिए सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो आपको इतना मज़ा आएगा। देखिए सरकारी नौकरी का वो भौकाल नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, भौकाल ये है कि अपने दम पे नौकरी लगती है ना, तो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। प्राइवेट में क्या होता है, आप अप्रोच पर जाते हैं कि हाँ मेरा नाम बता देना है, CV पर मेरा नाम लिख देना है, रिज्यूम पर मेरा नाम लिख देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जाओगे, बहुत मेहनत करोगे, हर महीने की खैरात मिलेगी, कहने का मतलब है भीख ही मान लीजिए, बहुत चूज करके फिर आपको कुछ छोटी सी सैलरी दे दी जाती है। बड़ी बड़ी सैलरीज भी हैं, लेकिन खैर एनीवे वो उनका पार्ट है। लेकिन जब आप फ्रेशर जाते हैं तो बहुत निचोड़ दिया जाता है आपको प्राइवेट सेक्टर्स में, और वहाँ पर वो इज्जत भी नहीं मिलती। लेकिन जो मोटिवेशन, जो डेडिकेशन आप प्राइवेट में लगा करके कुछ नहीं कमा पाते, थोड़ा सा एफर्ट लगा करके अगर सरकारी नौकरी अगर आप ले लेते हो तो वो वाकई में काबिल तारीफ है, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राइवेट ये नहीं कह रहा बुरा है, करना तो यही है, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो करना वही है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है। बहुत एफर्ट करने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता प्राइवेट में, जो कि आप सरकारी नौकरी को अचीव करते ही पा लेंगे, ठीक है। चलिए, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने मान के चलो कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, और उन बच्चों से मैं कहता हूँ कि मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं यार, तुम लोग मतलब पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग जेन्युइन हो, तुम लोग चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हो, अच्छा पढ़ते भी हो, कॉन्सेप्ट भी समझते हो, और तरीका है आप लोगों का अच्छा, आप लोग करोगे बढ़िया। तो जो मैं आप लोगों से अपेक्षाएं रख रहा हूँ, क्या वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है? बिल्कुल प्रभाव डालती है दोस्त।
क्या मैं आपसे जो अपेक्षाएं कर रहा हूं वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है क्या, अधिगम से संबंधित नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। मान लीजिए मैंने आपको सिखाया और मैं बोलूँगा कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, मुझे पता है क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। आपने उस चीज़ को समझा और आप पेपर देने जा रहे हो कि सर ठीक है आपने पढ़ाया, आपका नाम रोशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप ने पढ़ाया, इतना फीस दिया, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। मतलब कि माँ बाप की अपेक्षाएं, शिक्षक की अपेक्षाएं काम करती हैं, प्रभाव नहीं डालती। एकमात्र ये नेगेटिव हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो राइट आंसर हुआ ना। स्वयं की क्षमता किसी प्रकार प्रभाव नहीं डालती है तो गलत हो गया, प्रभाव डालती है। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों का अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता प्रभाव नहीं डालती, उनकी ही क्षमता सारा प्रभाव डालती है। हमारी तो अपेक्षाएं हैं कि हमारा नाम रोशन कीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर दे करके आते हैं, कहते हैं कि ये तो सवाल बना ही नहीं था, आप गलत पढ़ा रहे हो। यार ईवीएस के क्वेश्चंस ही थोड़ी ना, अब हर बच्चा ईवीएस के क्वेश्चंस बताएगा, मैं हर ईवीएस के ही आपको पैटर्न बता दूंगा, तो इससे कोई मतलब है नहीं ना। आपको सारे क्वेश्चंस के लेवल को मैं जांच करके कि हाँ मूल्यांकन से, प्रतिस्पर्धा से, या फिर समावेशी शिक्षा से, एनईपी से, आरटीई से, पियाजे से, कोहलबर्ग, उसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। मेरा फोकस जो होता है सबसे अलग होता है। जो लोग ईवीएस का आपको यहाँ पर एनालिसिस करके देते हैं, मैं उस पर करता ही नहीं काम। मैं उस पर काम करता हूँ कि जो आता है रेगुलर बेसिस पे उस पर काम करिए, ठीक है, वहाँ से आपके नंबर बनेंगे। क्योंकि देखिए हमेशा ये कहा जाता है आईएएस पीसीएस को छोड़ दिया जाए, कोई भी सिलेक्शन, जैसे आपकी सीजीएल की एग्जामिनेशन हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, सफल वो होता है जो जीके जीएस पर कम ध्यान देता है, और असफल वो होता है जो दिन भर जीके जीएस पढ़ते हैं। तो आप ईवीएस अगर पढ़ते रहेंगे, 15 नंबर के जो होते हैं डांस, पक्षी, चिड़िया, ये सब तो मैंने करा रखा अच्छे से, बट एक आधो इधर उधर से आ जाता है, वही अगर दिन भर पढ़ रहे हैं तो उससे आप 15 नंबर ही ला पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय से पुष्टि दे करके, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछते ही हतोत्साहित करके, ये तो गलत हो गया। बारंबार परीक्षा लेकर के, ये तो गलत हो गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, गलत हो गया। तो देखिए उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि दे करके, तो विद्यार्थियों को यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके निष्पादन के बारे में समय समय पर पुष्टि देना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर निष्पादन क्या होता है, ये तो बताओ। तो देखिए निष्पादन वो होता है काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई काम करा, जैसे मैंने बोला कि जो मैराथन क्लास है इसको देख लीजिएगा, और आपने कहा कि ठीक है जो मैराथन क्लास है मैं देख लूँगा, ठीक है। तो समय समय पर मैंने बोला इस चीज़ के बारे में कि समय समय पर ये करना है, तो जो जो आप चीज़ें कर रहे हो समय समय पर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता जाऊँगा, और आप उस चीज़ को ऐसे करते जाओगे। निष्पादन मतलब एग्जीक्यूट करना, ठीक है, वो तरीका होता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो देखिए जहाँ पर भी ध्यान की बात आएगी, स्मृति की बात आएगी, समस्या समाधान की बात आएगी, तो यहाँ पर देखिए स्मृति मतलब सोचने से संबंधित, तो शारीरिक तो है नहीं, सामाजिक, या आप देखेंगे सामाजिक जो है ध्यान से कनेक्शन तो कहीं दूर दूर तक है नहीं। अब बच्चे करेंगे संवेग, आपकी जो स्मृति है या फिर समस्या समाधान है, तो आपकी समस्या का समाधान जो है वो संवेग से हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, वो आपके ज्ञान से हो सकता है। आप कल्पनाओं में जाते हैं ज्ञान से। रचना, याद रखिएगा आपके पास ज्ञान है तो आप रचना भी कर लेंगे, किसी चीज़ को बना सकते हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। और इसके बारे में संज्ञानात्मक विकास का एक क्षेत्र दिया था, मैच्योरेशन के बारे में बताया था पियाजे साहब ने। उन्होंने बोला था कि जब जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, और जो 2 से लेकर के 7 साल तक का बच्चा होता है, तो 2 वर्ष से ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है 7 साल का बच्चा, याद रखिएगा। और एक होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष, तो उन्होंने बोला था 7 से 11 वाला जो बच्चा होता है इंटेलिजेंस होता है किससे? 2 से 7 वर्ष के बच्चे से। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा दिमाग बढ़ेगा, और उसके अंदर बुद्धि भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, उसकी सोच बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये पियाजे कहते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की इससे थोड़े से अपोजिट कहते हैं। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो सीख सकता है, उसको ऐसा अच्छा माहौल मिले। कहने का मतलब है कि 2 साल का बच्चा तो खैर ठीक है, 2 साल के बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, प्राथमिक एजेंसीज में होते हैं। लेकिन 2 से ऊपर जब बच्चा जाएगा, जैसे 3 साल का बच्चा होगा, जब वो एक्टिविटी करने लगता है, तो हो सकता है 4 साल वाले बच्चे से अच्छा एक्टिविटी करता हो, क्योंकि उसको अच्छा माहौल मिल गया हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए एक अच्छा सवाल है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास व बॉटल पकड़ना सीख लिया। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था, ये देखिए, ये आपका कैसे बनाऊं, चलो ये बॉटल हो गया, ठीक है, ये बॉटल हो गया आपका, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि बॉटल पकड़ना सीख लिया, ठीक है, कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना, ठीक है।
अब इस गिलास को, बॉटल को पकड़ोगे किस चीज़ से पकड़ोगे? हाथ से, पंजे से पकड़ोगे। लेकिन बटन बंद किससे करोगे? उंगलियों से करोगे। कलम किससे पकड़ोगे? उंगलियों से पकड़ोगे। तो मतलब कि पहले जो है सेंटर की चीज़ें, जैसे कि सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे ये हाथ है आपका, ठीक है, ये उंगलियां हैं आपकी, तो पहले सेंटर ये है, सेंटर से पहले हाथ आपका डेवलप हो रहा है, डेवलप होने के बाद क्या जा रहा है, फिर उसके बाद उंगलियों तक डेवलपमेंट पहुंच रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अधोगामी। ठीक है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जब विकास होता है, मतलब कि पहले ये इस चीज़ का विकास होगा। ठीक है, जैसे पहले बच्चा माऊ बन के चलना चाहता है, मतलब कि वो अपने पंजों के सहारे चलना स्टार्ट करता है। फिर क्या होता है, वो उंगलियों के सहारे भी चलना स्टार्ट कर देता है, उंगलियों पर भी कंट्रोल लाना स्टार्ट कर देता है वो। तो सेंटर से बाहर अधोगामी, लेकिन सर से लेकर के पैर तक जाता है तो शीर्षगामी। सर मतलब शीर्ष, याद रखिएगा ये तरीका है। शीर्ष मतलब सर, सर से नीचे की तरफ, और सेंटर से बाहर की तरफ जिसको अधोगामी। इसके अलावा तीसरा कोई शब्द होता ही नहीं है। विकास एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बटन बंद करना, इस तरीके के संकेत पूछे जाते हैं दोस्त। इसको बहुत कंठस्थ कीजिएगा कि पहले जो शरीर के बड़े भाग होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो याद रखिएगा अधोगामी। जब बच्चे का सर पहले डेवलप होता है उसको बोलते हैं शीर्षगामी, जो सर से लेकर के पांव तक जाता है उसको बोलते हैं शीर्षगामी। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण? तो यार सबको पता है कि आनुवंशिकता वातावरण दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा विकास जो है इसके बिना हो ही नहीं सकता। D बराबर H/E इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए, लेकिन आपको पता चला क्या कितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे? नहीं, लेकिन ज्ञान आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। जब प्रैक्टिस करोगे ना, यही क्वेश्चन एज इट इज आपके सामने आएंगे। पेपर जब देखोगे ना तो यही क्वेश्चन एज इट इज आएंगे। मैं ये नहीं कहता जितने मैंने ईवीएस करा दिए सारे फंस जाएंगे, ईवीएस छोड़ो, लेकिन जितने मैंने पेडागोजी पढ़ा दी ना वो सारे फंसेंगे, इस चीज़ की गारंटी है दोस्त। ठीक है, तो टैग वर्ड करिएगा और जितने चीज़ें करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें देखना। अब देखिए यहाँ पर हिंज की दुविधा को लेकर के यहाँ पर सवाल बनते हैं कि बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? तो नैतिकता के बारे में याद रखिएगा। नैतिकता में ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दोस्त की नैतिकता में कितनी नैतिकता होनी चाहिए। जैसे नैतिक हो, आप किसी को मारते नहीं हो, लेकिन आपके पापा को कोई जलील करे तो आपको तो हाथ उठाना पड़ेगा। अगर आपके पापा किसी को गाली दे रहे हैं, उसके पापा आपके पापा को गाली दे रहे हैं, तो यहाँ पर नैतिकता ये है कि उनको कहिए कि भैया घर में चले जाइए, दोनों बराबरी का हिस्सा चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप घर में चले जाइए, ये भी एक नैतिकता है। लेकिन आपके पापा कुछ नहीं करते हैं, सामने वाला उनको कुछ भी बोल देता है, तो आप भी वहाँ पर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करेंगे, ये भी नैतिकता। तो यहाँ पर दुविधा ये थी कि उनकी मैडम जो है, हिंज की मैडम जो थी बीमार थी और उसको दवाई लेनी थी। अब दवाई लेगा तो पैसा नहीं था और वो दे नहीं रहा है, जबकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में वो भी मर रहा है कि उसकी चोरी कर लेने से उसकी दुकान लूट जाएगी वो या वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसने देखा कि हम इसकी दुकान इसकी दवाई को अगर चोरी भी कर लेते तो इसके ऊपर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन नैतिकता तो स्पॉइल होगी। कोई बात नहीं, नैतिकता पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेरी मैडम तो बच जाएंगी ना। तो बस ठीक ये रहेगा, नैतिकता को रखते हैं साइड में, पहले इंपॉर्टेंट जो है वो करते हैं, दवाई लेते हैं, उसको बचा लेंगे, फिर तो तभी तो नैतिकता रहेगी, नहीं तो मर जाएगी तो कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर नैतिकता की दुविधा को लेकर के यही चीज़ कही गई कि नैतिकता वहाँ पर काम करनी चाहिए सिचुएशन को देख करके कि कम नैतिक क्या है और ज़्यादा नैतिक क्या है। तो वहाँ पर नैतिकता कम काम करती है, लेकिन फिर भी वो अगर किसी की जान बचाने को लेकर के हो, जैसे रेड लाइट पे आप खड़े हो और आपको जाना है, एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस रेड लाइट को क्रॉस कर देती है, वहाँ पर उसके लिए नैतिकता काम नहीं करती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसका जान। जहाँ पर जान बचाने की बात आती है तो आपको पता ही है, जहाँ जान पर बात आ जाती है तो पैसा महत्व नहीं रखता, नैतिकता महत्व नहीं रखता, आप इस चीज़ को जानते हैं। तो नैतिक विकास यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड है, हाइंस की दुविधा से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक प्रश्न आ चुका है जो हमने स्कीमा के बारे में, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्त, एक दूसरे से रिपीट होते हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे, मजा आएगा। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में, मैंने क्या बोला था, एक स्कीमा ये है जो पुरानी है, जैसे कि एक रेडियो है, पुराना है, अब इस रेडियो को रिपेयर करा दोगे तो समायोजन कहा जाएगा, लेकिन रेडियो में एक नया फीचर ऐड कर दोगे तो उसको आत्मसातकरण कहा जाएगा। अब जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा, मतलब ये वर्तमान स्कीमा है, ये वर्तमान स्कीमा है, इसमें नए नए अनुभव मतलब कि नए फीचर को ऐड कर रहा है, तो जो पुराना जो वर्तमान स्कीमा है उसमें नए फीचर को अगर ऐड कर रहे हो ना तो उसको आत्मसातकरण कहते हैं। लेकिन अगर वर्तमान स्कीमा को रिपेयर करवा रहे हो, संशोधन कर रहे हो, तो उसको समायोजन कहा जाता है। और एक नया स्कीमा ही बना दे रहे हो तो उसको बोला जाता है समायोजन। ठीक है, चलिए एक बार और समझाऊंगा दोस्त इसको। ये आपका वर्तमान स्कीमा है, इसमें अगर कोई नया फीचर ऐड कर रहे हो तो उसको आत्मसातकरण कहा जाता है। लेकिन नया स्कीमा है, इसमें अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है, बदल देते हो, संशोधन मतलब इसमें कुछ फीचर ऐड नहीं कर रहे हो,
उसी को रिपेयर करवा रहे हो, ठीक कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है समायोजन। और एक चीज़ और है कि एक वर्तमान स्कीमा छोड़ दिया आपने, कहा छोड़ो बेकार है, नया स्कीमा आपने डेवलप कर लिया, उसको भी बोला जाता है समायोजन। तो नया स्कीमा बनाना या फिर पुराने को संशोधित करना, ये समायोजन कहा जाता है। लेकिन पुराने स्कीमा में, मतलब वर्तमान स्कीमा में एक नया स्कीमा जोड़ देना, संशोधन नहीं करना, जोड़ देना, उसको बोला जाता है आत्मसातकरण। तो याद रखिएगा, वर्तमान स्कीमा है, इसमें नए चीज़ों को जोड़ दे रहे हो तो आत्मसातकरण है। अगर इसी को संशोधित कर देते तो समायोजन हो जाता। और वर्तमान स्कीमा को हटा करके एक नया स्कीमा ले आते, कुछ जोड़ना नहीं था, नया स्कीमा ही ले आते, उसको भी समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान स्कीमा में चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, आत्मसातकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आसान है यार, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से बोलने की कोशिश करोगे ना कि वर्तमान स्कीमा है और उसमें नया फीचर ऐड कर दिया तो आत्मसातकरण। अगर उसको हमने बनवाने के लिए दे दिया, मतलब बनवा दिया उसको, कुछ उसमें संशोधन कर दिया, कुछ उसमें चीज़ों को डाल दिया, जैसे 8 GB का मेमोरी था तो 16 GB का कर दिया, मतलब संशोधित कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसको क्या कर दिया हमने, उसको हमने समायोजन कर दिया, ये चीज़ है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से को कहा जाता है कि वो तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है तो सामाजिक संस्कृति, यार ये तो हर बच्चा जानता है कि सामाजिक संदर्भ में देखने को मिलता है वाइगोत्स्की के हिसाब से। ठीक है, चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। आपको बताया मैंने कि इसमें किस तरीके से होता है आधार।